हेलो एवरीवन, नमस्कार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो फाइनली बच्चों, हमारे पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे कुछ डिफरेंट, कुछ नया अंदाज यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है, क्योंकि बैक टू बैक इतने सारे, आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आती जा रही हैं। बैक टू बैक हमारे जो जीपैट एग्जामिनेशंस के बैचेस आते जा रहे हैं। 1, 2 एंड 3 फाइनली लॉन्च हो चुका है बच्चों। तो जो भी बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, तो आप बैचेस में एनरोल कर सकते हो। और आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे जो जुड़ी हुई हूँ, वो है जीपैट 2027 मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर, राइट। तो यहाँ पे जीपैट 2027 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट बच्चों, जो कि आप लोगों ने 12 बजे से 1 बजे के बीच में एवरी संडे ये मॉक टेस्ट आपका होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको पीडब्ल्यू के लाइव पे pw.live इस पे जाना है, बैच में जाना है। तो जब आप प्ले स्टोर में जाओगे, वहां पे आपको pw.live मार्क करना है बेटा। और इस तरीके से यूजी पीजी सेगमेंट में जाके जब आप फार्मा कोहॉर्ट में जाते हो, तो आपको फार्मा में टेस्ट सीरीज के अंदर में फ्री टेस्ट सीरीज, जो कि 12 बजे से लेके 1 बजे तक संडे को एवरी संडे अवेलेबल रहेगा 1 घंटे के लिए। तो इसी टेस्ट सीरीज का मैं फाइनली एक्सप्लेनेशन लेके आई हूं। हम सारे फैकल्टीज जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपके धुरंधर फैकल्टीज यहाँ पे जुड़ने वाले हैं बच्चों। और आप लोगों ने जो टेस्ट दिया है, फिलहाल आज जो संडे को टेस्ट दिया है, इसका कंप्लीट हम सॉल्यूशंस लेके आए हैं, जो कि टेस्ट नंबर 1 रहने वाला है। आई होप आप लोगों को सारी डिटेल्स जो मैंने बताई, वो सारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन फार्माकोग्नोसी से पूछा गया था आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ होम्योपैथी ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट में अगर हम देखें, तो मेजर प्रिंसिपल्स में फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है, लॉ ऑफ सिमिलिया का आता है, सबसे पहला वही है। इसके अलावा और भी 9 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से मेजरली हम देखें तो मेजर प्रिंसिपल में क्या आ गया आपका, लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलबस। तो यहाँ पे सिमिलबस जो है क्योरेंटर लाइक क्योर लाइक, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ये आपके ऑप्शंस गलत हैं। पल्स डायग्नोसिस, मेटल यूज फॉर बैलेंस, ये भी आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सिद्धा और इन सब के प्रैक्टिस में हम इसको यूज करते हैं। तो दिस वन इज द इनकरेक्ट आंसर। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच टाइप ऑफ ट्राइकोम इज फाउंड इन प्लांट लाइक तुलसी और स्पेयरमिंट। तुलसी और स्पेयरमिंट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें आपका ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स जो था, ये करेक्ट आंसर था। तो कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। नेक्स्ट, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर डायसिटिक की अगर हम बात करें, डायासिटिक आपस में क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तुलसी यूजिनॉल कंटेन करके रखता है बेटा। स्पेयरमिंट की अगर हम बात करें, स्पेयरमिंट जो है आपका, इसमें पेपरमिंट ऑयल जो है ये प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, फर्स्ट एल्केलॉइड दैट वाज आइसोलेटेड। फर्स्ट एल्केलॉइड तो जो कि आइसोलेट किया गया नेचुरली की अगर हम बात करते हैं, तो बेटा नेचुरली में आपका मॉर्फिन ही आएगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम स्ट्राइकनिन जो है, कोनिन है, इसको मार्क कीजिए। तो नहीं बेटा, कोनिन स्ट्राइकनिन ये ऑप्शंस कभी भी अगर आए, तो याद रखना कि नेचुरली इसी को सिंथेसाइज किया गया था। ठीक है, करेक्ट। ओपियम से, किससे, ओपियम। ओपियम में मॉर्फिन, कोडीन, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। करेक्ट। तो क्विनीन नहीं होगा, कैफीन नहीं होगा, कैफीन प्यूरिन डेरिवेटिव है। स्ट्राइकनिन जो कि आपका नक्स वोमिका में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्विनीन सिनकोना प्लांट, सिनकोना, इनमें प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो मॉर्फिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोसी का कौन सा क्वेश्चन है भाई? What is the following carotenoids is known for its antioxidant property and is found in carrot, sweet potato and mangoes। इन सब में आपका प्रेजेंट है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? ल्यूटिन, लाइकोपिन, बीटा कैरोटीन और एस्टाजेंथीन। तो बेटा बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, यही आपका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की तरह काम करता है। लाइकोपिन की अगर हम बात कर रहे हैं, लाइकोपिन क्यों इनकरेक्ट था? टोमेटो है, इन सब में कलर प्रोवाइड करता है। लाइकोपिन की बात करें तो ये कलरिंग मैटर, जो रेड कलर आया बेटा, इसकी वजह से आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो फिलहाल मैंगो और पोटैटो के लिए था, वो आपका बीटा कैरोटीन। तो कितने बच्चों का करेक्ट आंसर था? चलो,
तो हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो है हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर्स, हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट डीटीएबी। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं, जो डीटीएबी हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर आता है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 20। इसका करेक्ट आंसर है 5। तो डीटीएबी में हमारे तीन तरह के मेंबर्स रहते हैं, जिसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर रहते हैं। तो नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर भी 5 है, नंबर ऑफ इलेक्टेड भी 5 है और एक्स ऑफिशियो मेंबर 8। तो आपसे क्या पूछा गया था, नॉमिनेटेड, तो क्लियर आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 5। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये उसी की एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मतलब यू हैव टू मैच द अथॉरिटी विद इट्स रोल। तो आपको चार अथॉरिटीज दी गई थी, ये चारों ही आपकी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर आती हैं। तो एक है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, दूसरी है डीसीसी, तीसरी है सीडीएल और फोर्थ है डीसीजीआई। तो जब आप इनको मैच करेंगे तो फाइनल अथॉरिटी फॉर ड्रग कॉस्मेटिक एनालिसिस इन लीगल केसेस। दूसरा दिया गया है आपको डीसीसी एडवाइसेस ऑन यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीसीए एंड रूल्स, देन एडवाइसेस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर्स। तो जहां पर वर्ड आ जाए टेक्निकल तो बड़ा क्लियरली ए को 3 के साथ मैच कर दो। ठीक है, फिर डीसीजीआई हेड ऑफिस इन निर्माण भवन। चलो जी अब हम चलते हैं बाकी पे। ए तो हो गया 3 के साथ मैच। अब डीसीसी क्या है, डीसीसी एडवाइजरी बॉडी है जो यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का कराता है। तो ऑप्शन बी का हो गया 2, ऑप्शन ए का हो गया 3। तो क्लियर आंसर, क्लियर ऑप्शन हमारा ए है, जिसमें सीडीएल है जो फाइनल अथॉरिटी रहती है टेस्टिंग की, एनालिसिस की, दैट इज सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, एंड डीसीजीआई का जो हेड ऑफिस है दैट इज इन निर्माण भवन। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट एनालिस्ट से रिलेटेड है कि जब आपका ड्रग इंस्पेक्टर एक सैंपल लेता है तो एनालिसिस के लिए कहां पर देंगे, गवर्नमेंट एनालिस्ट को। तो क्वेश्चन है जो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस गवर्नमेंट एनालिस्ट देते हैं वो किस फॉर्म में इशू होते हैं, फॉर्म 13, फॉर्म 15, फॉर्म 18 या फिर फॉर्म 20। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फॉर्म 13। तो फॉर्म 13 के अंदर सीओए यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस को इशू किया जाता है। ठीक है, तो अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जो है दैट इज इशूड इन फॉर्म 13। तो मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जब ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल देते हैं तो वो एनालिस्ट को देंगे, एनालिस्ट सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस इशू करेंगे। तो 14 बी जो आपको दिया गया, इट इज यूज्ड व्हेन एनालिसिस इज रिक्वेस्टेड बाय एनी प्राइवेट पार्टी। ठीक है, फॉर्म 15 रिलेटेड टू अदर रेगुलेटरी पर्पस, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस से रिलेटेड नहीं है। और फॉर्म 20 तो आपका अगर आपको लाइसेंस लेना है सेल का तो ये उससे रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीपीएस का, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज गांजा। तो थोड़ी सी कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो कई बार पूछ ली जाती है, वही आपको भी क्वेश्चन दिया गया। चरस क्या है, गांजा क्या है। तो गांजा क्या है, ऑप्शन आपको 4 दिए गए, रेजिन ऑफ कैनाबिस सटाइवा, फ्लावरिंग या फ्रूटिंग टॉप्स एक्सक्लूडिंग सीड्स एंड लीव्स, हशीश ऑयल एंड एंटायर ड्राइड लीव्स ऑफ कैनाबिस। तो करेक्ट आंसर है कि जब वर्ड गांजा होगा तो दैट मींस इट इज फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स एक्सक्लूडिंग द सीड्स एंड लीव्स। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी चलिए बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए तो आज माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कराऊंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में फिर से देखने को मिले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलुलर। इनमें से कौन सा ए सेलुलर है। तो ए सेलुलर का मतलब जिसके पास ना तो साइटोप्लाज्म हो, ना उसके पास एक पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन हो, ना ही उसके पास एक डेफिनेट न्यूक्लियस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ए सेलुलर बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन से अगर हम बात करें तो फंगस है, वायरस है, ठीक है, यहाँ पर फंगस भी देख रहे हैं आप और वायरस भी देख रहे हैं, अमीबा, बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आप सभी अगर ऑप्शंस पर चले, हम एक एक करके देखें तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है आपका एक सेलुलर
प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक मतलब पुरानी टाइप की सेल थी, वो पुरानी टाइप की, सबसे पहले बैक्टीरिया ही बने थे। हालांकि बैक्टीरिया में कुछ चीजें, क्या हम कह सकते हैं, कुछ चीजें नहीं थी। उसका एक वेल स्टेब्लिश न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब एक न्यूक्लियस वेल स्टेब्लिश किसको कहते हैं, जो आपका न्यूक्लियुलर मेम्ब्रेन रहती है, जो उसके चारों तरफ से घिरा हुआ, आपका जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो घिरा होना चाहिए। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें प्लाज्मिड होता है। लेकिन फिर भी सेल के जो भी फीचर्स हैं वो सब रहते हैं। प्रोकैरियोटिक है लेकिन सेल है, तो इसको हम ए सेलुलर नहीं कह सकते, मतलब सेल विहीन नहीं कह सकते। उसके बाद फंगस। फंगस तो हम देखें कि एक तरीके से कहा जाता है कि जो आपका प्लांटी, जो कह सकते हैं कि प्लांटी जो किंगडम है उसका जनक कहा जाता है, मतलब उनके एंसेस्टर्स कहा जाता है। किसको? फंगस को, क्योंकि फंगस के बाद ही प्लांटी आया था कहीं ना कहीं से। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर एक सेल की बात करें, आप कहेंगे सिंगल सेल, नहीं, ये तो मल्टी सेलुलर होते हैं एक तरीके से। अगर हम बात करें अमीबा, ये आपका एनिमेलिया, एनिमेलिया का एंसेस्टर्स है। एनिमेलिया जहां से शुरू होता है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर वायरस के बारे में बात करेंगे, सिंपली अगर वायरस को देखें तो वायरस आपका ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है। क्योंकि इसके पास, अगर वायरस में देखें, वायरस के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें या तो अगर देखें डीएनए और दो चीजें होती है, प्रोटीन का कोट होता है जो कि इसको आप सेल मेम्ब्रेन से रिप्लेस नहीं कर सकते, और दूसरा अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है जिसमें आपका डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो कुल मिला के वायरस में दो चीजें होती है, सेल जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो इसलिए इसको ए सेलुलर बोला गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, एक नोट करने वाली बात आप लोगों के लिए है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है। मतलब अगर वायरस, अगर देखिए नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो अगर उसको देखें नॉन लिविंग सरफेस पर है, तो वो उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ना रहेगा, ना किसी तरह का रिप्रोडक्शन करेगा, ना किसी तरह का मल्टीप्लिकेशन करेगा, कुछ नहीं करेगा, खाली मृत अवस्था में पड़ा रहेगा, एक तरीके से नॉन लिविंग के जैसे। लेकिन जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पहुंचता है तो ये मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है। आपको बता दूं, वायरस के अंदर खुद का कुछ नहीं होता, कुछ ऐसा चीज नहीं होता, ना कोई एंजाइम होता जिससे वो अपना जैसा वायरस बना सके। वायरस जब अपने जैसा वायरस कब बना सकता है? होस्ट सेल में जाने के बाद। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए वायरस यहाँ पर आंसर है, करेक्ट आंसर। और ये वायरस के बारे में काफी कुछ डिटेल है। वायरस क्या होता है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, और ये मतलब, इसका मतलब ये है कि इनको होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है अपने रेप्लिकेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बैक्टीरिया, फंगाई और अमीबा के बारे में। अब एक और क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। स्टनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आपने ग्राम स्टनिंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन एक स्टनिंग और होती है, जेल नील्सन स्टनिंग। द जील नेल्सन स्टैन इज प्राइमरली यूज टू डिटेक्ट, किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों? स्पोर्स के लिए, कैप्सूल के लिए, एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए, या फ्लैजेला के लिए? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट है, पर्टिकुलरली जो टेस्ट होता है, जील नेल्सन जो स्ट्रेन होता है, वो स्पोर, कैप्सूल्स या फ्लैजेला के लिए यूज नहीं किया था। सबके लिए अलग अलग करते हैं हम, सबके लिए अलग अलग करते हैं। एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए, एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या होते हैं? वो तेजी से क्या होते हैं जब उसको स्टैनिंग करते हैं, तो जैसे एसिड से वो स्टैन हो जाते हैं। एसिडिक स्टैनिंग जो डाई होती है, एसिडिक नेचर की जो डाई होती है, उससे तेजी से स्टैनिंग ले लेते हैं, इसलिए एसिड फास्ट स्टैन, एसिड फास्ट बैक्टीरिया बोलते हैं। तो जील नानसन स्टैन एक तरीके का एसिड फास्ट स्टैनिंग होता है, तो एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया है इस तरीके की स्टैनिंग ले सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि स्पोर के लिए कौन सा लेते हैं, सेफर फल्टन स्ट्रेन यूज करते हैं। कैप्सूल के लिए निगेटिव स्ट्रेनिंग या इंडिया इंक यूज की जाती है। वहीं फ्लैजेला के लिए आप फ्लैजेला स्टेन, जिसमें लिव्सन ग्रे मेथड आती है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्लीज। हेलो दोस्तों, तो फार्माकोलॉजी का सेक्शन अभी शुरू हो चुका है, और आपका 11 नंबर का क्वेश्चन जो सबसे पहला कोलॉजी से था, वो क्वेश्चन ये था कि एंटी इस्केमिक ड्रग्स ऐसा पूछा गया है जो कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन की डिमांड को घटाता है। एंटी इस्केमिया हम सब जानते हैं कि इस्केमिक हार्ट डिसीज कंडीशन के अंदर हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा होता है, जिसमें स्पेसिफिकली मायोकार्डियल ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है, बिकॉज इस्कीमिया ये हाइपोक्सिया के कारण होने वाली इंजरी होती है, बराबर। तो ब्लड वेसल में कहीं पे भी कोरोनरी ब्लड फ्लो को डायरेक्टली अटैक किए बिना जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड घटाता है, वो क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में था नाइट्रोग्लिसरीन, निफेडेपिन, एटेनोलॉल एंड निकोरेंडिल, जिसमें से यूजुअली देखा जाए तो हम सबसे पहले निकोरेंडिल के सॉरी नाइट्रोग्लिसरीन के पास आराम से चले जाते हैं, बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को पूछा गया है। और आप सब जानते हैं कि नाइट्रोग्लिसरीन अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वीनो डायलेटर के तौर पे काम करता है, जबकि हमें कोई भी ब्लड फ्लो में डायरेक्ट अफेक्शन नहीं दिखाना है। तो इसलिए हमारा एटेनोलॉल, ये जो बीटा ब्लॉकर का आंसर है, वो आंसर होता है सही आंसर। ऐसा क्यों है?
क्योंकि बीटा ब्लॉकर जैसे हम जानते हैं सब लोग कि बीटा 1 रिसेप्टर हमारा हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है जो हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। तो जब बीटा ब्लॉकर इफेक्ट हो जाएगा उसकी वजह से हार्ट रेट भी कम हो जाए, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कंट्रोल में आ जाता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ऑक्सीजन कंजम्पशन या फिर जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी कम होती है। जबकि नाइट्रेट का जैसे मैंने बताया ये वीनोडाइलेटरी इफेक्ट की वजह से प्री लोड को कम करता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के तौर पे जो हमारा निफेडिपिन था वो आफ्टर लोड को कंट्रोल करता है। एंड निकोरांडिलास जो है ये पोटेशियम आयन चैनल के एक्टिवेशन से अपना इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था एंटीपायरेटिक एक्शंस ऑफ एनएसएआईडी अकर्स मेनली बाय इनहिबिशन ऑफ व्हाट। एंटीपायरेटिक, पायरेसिस का मतलब होता है फीवर, राइट, हम सब जानते हैं। तो जब हम कॉमनली पैरासीटामोल लेते हैं तो उसका इफेक्ट क्या आता है? ऑप्शन के तौर पे था ल्यूकोट्राइन, ब्रैडिकाइनिन, हिस्टामाइन रिलीज या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। अब हम सब लोग जानते हैं कि इसका सही जवाब रहेगा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, क्योंकि पायरेसिस जो कि पायरोजन के प्रेजेंस की वजह से होता है, जब भी पायरोजन हमारे ब्रेन तक पहुंच जाएंगे उसके बाद में वहां पे एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा, फॉस्फोलाइपेज ए की मदद से एराकिडोनिक एसिड सिंथेसाइज हो जाएगा और फिर उसका मेटाबॉलिज्म जो फर्दर होता है कॉक्स एंजाइम की मदद से उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनना शुरू हो जाते हैं। और यही जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं यही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर पे जाके हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है। तो जब हम कोई भी एनएसएआईडी लेते हैं, चाहे वो पैरासीटामोल हो चाहे वो आइब्यूप्रोफेन हो, ये बेसिकली कॉक्स एंजाइम की मदद से होने वाला प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, ये ब्लॉक की मदद से ही हमें जो एंटीपायरेटिक इफेक्ट है वो एंटीपायरेटिक इफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, which antihistaminic drug prevents the mast cell degranulation? मेजरली एंटी एस्थमेटिक कैटेगरी के अंदर ये ड्रग यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं एस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन है और जब इसकी शुरुआत होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ई, उसकी वजह से बाद में मास्ट सेल का एक्टिवेशन, वहां से हिस्टामाइन का रिलीज, ल्यूकोट्राइन्स का रिलीज एंड देन फर्दर जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, चेस्ट टाइटनेस, ब्रीथलेसनेस, ये सारे के सारे सिम्टम जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसको जब ब्लॉक करने की बारी आती है हम बात करते हैं मास्ट सेल डीग्रैन्युलेशन, यानी कि मास्ट सेल जिसके अंदर ग्रैन्युलर फॉर्म के अंदर ल्यूकोट्राइन्स एंड मेजरली हिस्टामाइन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका डीग्रैन्युलेशन ये रोक देता है। तो ऑप्शन में था क्रोमोलिन, सोडियम, साल्ब्यूटामॉल, अमाइनोफाइलिन या फिर इप्राट्रोपियम। अब हम सब जानते हैं कि ये सारे ही एंटीहिस्टामिक ड्रग्स है, इसमें से स्पेसिफिकली क्रोमोलिन सोडियम वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि साल्ब्यूटामॉल बीटा रिसेप्टर पे अपना इफेक्ट दिखाता है, एमिनोफाइलिन जो है उसका भी मैकेनिज्म कंप्लीटली अलग है और इप्राट्रोपियम मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे अपना इफेक्ट दिखाता है। तो इसमें हिस्टामाइन रिलीज को रोकने के लिए मास्ट सेल स्टेबलाइजर के तौर पे हमारा जो क्रोमोलिन सोडियम है, ऑप्शन नंबर ए, दैट वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन ये था कि मिथेनॉल की टॉक्सिसिटी मेनली क्या करवाती है, कहां पे डैमेज होता है, लिवर, किडनी, ऑप्टिक नर्व या फिर हार्ट। अब यूजुअली ये एक चीज कंफ्यूजन होता है कि भाई जब भी हम अल्कोहल का नाम सुनते हैं हमें पता है कि ये लिवर डैमेज करता है, बट यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जब प्योरली मिथेनॉल की बात आती है तो मिथेनॉल का जो फर्दर मेटाबॉलिज्म होता है उसके मेटाबोलाइट के कारण होने वाली टॉक्सिसिटी हम देखते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो मिथेनॉल है ये मेटाबोलाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मिक एसिड के अंदर, और फिर ये जो फॉर्मिक एसिड है ये आगे जाके मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करेगा। अगर हम स्पेसिफिकली देखेंगे तो ये फॉर्मल्डिहाइड और फिर फॉर्मिक एसिड जो बना है ये रेटिना के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे विजुअल डिस्टर्बेंसेस अर्लियर स्टेजेस में शुरू होंगे ऑप्टिक नर्व का डैमेज होने के कारण, और अगर इस वक्त भी मिथेनॉल का एक्सपोजर रोक नहीं गया तो परमानेंट ब्लाइंडनेस भी आ सकता है। तो कई बार ये टॉक्सिसिटी के तौर पे इसका एंटीडोट भी पूछा जाता है। एंटीडोट के तौर पे इसमें इथेनॉल या फिर फोमेपिजोल ये दो ड्रग्स यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी था दैट वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था विच एंजाइम इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्वियोलार डिस्ट्रक्शन इन द एम्फिसेमा। सीओपीडी के अंदर जहां पे अल्वियोलाई के जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज जो है ये बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाता है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा एंजाइम एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, इलास्टेज, अमाइलेज, लाइजोजाइम या फिर कैटालेज। ही जवाब है हमारा, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो बेसिकली जब भी ये बात आती है सीओपीडी की तो उसके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन द प्रोटीएज एंड एंटी प्रोटीएज, राइट। और यहां पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से प्रोटीएज एंजाइम के तौर पे हमारा इलास्टेज हमें देखने के लिए मिल जाता है, जो कि यहां पे सही जवाब होगा।
ये स्पेसिफिकली जब इसका डैमेज हो जाता है तो कैरेक्टरिस्टिक अल्वियोलर डैमेज जो हम देखते हैं, अल्वियोलर के वॉल्स जो है ये परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी बहुत ही ज्यादा हैम्पर हो जाती है। बाकी के जो एंजाइम्स है, अमाइलेज हम सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, कैटालेज जो होता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइडेज को ब्रेक डाउन करता है, तो लाइसोजाइम जो होता है ये बेसिकली बैक्टीरियल सेल वॉल फैगोसाइटोसिस के अंदर हमें इसका रोल भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस व्हाट? थायराइड हार्मोन, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इंसुलिन सेक्रेशन, कैल्शियम एक्सक्रीशन या फिर अल्डोस्टेरॉन सेक्रेशन। हम सब जानते हैं हमारा जो थायराइड हार्मोन होता है ये बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। तो बस अगर इतनी सी बात पता है तो भी हम सीधा ऑप्शन ए के पास डायरेक्टली जा सकते हैं, जो कि हमें बताता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को कम करता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि सॉरी, कम नहीं करता, इंक्रीज कर देता है, बिकॉज T3 ये जो हमारा मेन एक्टिविटी दिखाने वाला हार्मोन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी बढ़ाता है, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा एंड कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है, साथ ही साथ लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है, ये दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा थायराइड हार्मोन जो है ये बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने में मददगार साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रिक ऑक्साइड मीडिएट्स वैसोडाइलेशन बाय इंक्रीजिंग व्हाट? अब पहले क्वेश्चन में भी ये ऑप्शन था नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रेट्स, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, आइसोबार्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोबार्बाइड डाइनाइट्रेट, ये कैटेगरी के जो ड्रग्स है ये क्या करते हैं? ये नाइट्रिक ऑक्साइड मीडिएटेड वीनोडाइलेशन दिखाते हैं। तो इसके अंदर साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, कैल्शियम या फिर एटीपी, क्या ऑप्शन सही रहेगा? जब स्पेसिफिकली नाइट्रिक ऑक्साइड की बात आती है, ऑप्शन नंबर बी साइक्लिक जीएमपी यानी कि साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये होता है हमारा सही जवाब। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब साइक्लिक जीएमपी की लेवल बढ़ती है ये स्मूथ मसल रिलैक्सेशन का इफेक्ट दिखाता है, और स्मूथ मसल स्पेसिफिकली वैसो सिलेक्टिव यानी कि ब्लड वेसल के अंदर जो स्मूथ मसल है हमारा, उसको रिलैक्स करने की वजह से वैसोडाइलेटरी इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइमिथोप्रिम इनहिबिट्स व्हाट? अब वैसे आपको भी पता है कि जो आपका कीमोथेरेपी है वो सुप्रिया मैम लेती है, लेकिन कोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है तो मैं ही बता देता हूं। ये ट्राइमिथोप्रिम बेसिकली जो हमारा एंटीबैक्टीरियल कैटेगरी से जुड़ता है, डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेज, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, डीएनए गायरेज या फिर आरएनए पॉलीमरेज, ये ऑप्शन हमारे पास थे, जिसमें से ट्राइमिथोप्रिम स्पेसिफिकली जो करता है वो होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का इनिबिशन। इसीलिए जो आगे हम देखते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन भी हम कई बार ट्राइमिथोप्रिम प्लस सल्फामेथाक्सोजोल यूज करते हैं, जो कि हमें सीक्वेंशियल ब्लॉकेड भी दिखा सकता है। अल्टीमेटली इस एंजाइम को इनिबिट करके ये फोलिक एसिड का सिंथेसिस ब्लॉक कर देता है और डीएनए सिंथेसिस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है। तो इसी की वजह से ये जो ड्रग है ये फर्दर जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होने वाला है, मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, उसको ब्लॉक करके स्टैटिक कैटेगरी के अंदर यूज होता है, और यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था द मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज्ड इन जीईआरडी। जीईआरडी क्या है? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, जहां पे हाइपर एसिडिटी ये सबसे पहला सिम्टम हमें देखने के लिए मिलता है। जब पेट में एसिड प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है तो उसके बाद में वो धीरे धीरे उल्टी डायरेक्शन में भी आता है, जिसको हम रिफ्लक्स के तौर पे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में ओमेप्राजोल, मेटोक्लोप्रोमाइड, सुक्रालफेट या फिर मीजोप्रोस्टाल, इनमें से कई ड्रग देखेंगे। तो हाइपर एसिडिटी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसको कंट्रोल करने वाला जो हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के तौर पे काम करता है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप को ब्लॉक करके, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए ओमेप्राजोल होगा हमारा सही जवाब। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से आते हैं अमित सर। चलिए बच्चों, तो फिर आज हम 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखते हैं। इन प्लास्टिक फ्लो व्हाट इज द टर्म फॉर द मिनिमम स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर द फ्लूइड ऑफ बिगिन फ्लोइंग? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में कई बार हम लोगों ने किया भी होगा। हम फ्लोज पढ़ते हैं न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, तो जो हम नॉन न्यूटोनियन फ्लो पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले जो आता है आपका प्लास्टिक फ्लो या बिंगम फ्लो होता है, जिसमें अगर आपको ग्राफ को अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट के बीच में। तो यहाँ पर एक जो वैल्यू जो होती है ये गामा, गामा बोलते हैं यील्ड वैल्यू। तो गामा मतलब यील्ड वैल्यू, वह मिनिमम शेयर स्ट्रेस होता है जिस पर कोई मटेरियल फ्लो होना शुरू हो जाता है। मतलब इससे पहले मटेरियल का फ्लो नहीं होता है, आप जितना भी शेयर स्ट्रेस बढ़ा दें फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप शेयर स्ट्रेस बढ़ाओगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाएगा, तो एक पर्टिकुलर कट ऑफ वैल्यू पर जाएगा, तो वहां से मटेरियल फ्लो होना शुरू हो जाएगा। उस पर्टिकुलर कट ऑफ पॉइंट को बोलते हैं हम यील्ड वैल्यू। याद रखना यील्ड वैल्यू। यील्ड वैल्यू कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यील्ड वैल्यू किसका फीचर है? यील्ड वैल्यू फीचर है आपका
नॉन न्यूटोनियन प्लास्टिक फ्लो का। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, उसका एग्जांपल जो है आपका फ्लोकोलेटेड सस्पेंशन होते हैं। दोस्तों आंसर है यहाँ पर यील्ड वैल्यू, इसके अलावा कोई और सुटेबल आंसर है नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट है कि कंसेप्ट क्या क्या है, इसमें की पॉइंट्स क्या है, आप देख सकते हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको एबीसी के बारे में भी आपको मिल जाएगी, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी के बारे में मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, बिंगम बॉडी। चलिए प्लास्टिक फ्लो का दूसरा क्वेश्चन आ गया कि बिंगम बॉडी। बिंगम बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जो कि प्लास्टिक फ्लो शो करती है। तो यहाँ पर कौन सी बॉडी प्लास्टिक फ्लो शो करती है? स्टार्च, वाटर, ये शेयर थिकनिंग सिस्टम होते हैं, डायलेटेंट फ्लो होते हैं। ट्रैगेंट सॉल्यूशन जो होता है ये शेयर थिकनिंग सिस्टम होता है, सूडो प्लास्टिक फ्लो होता है। टूथपेस्ट जो होते हैं ये होते हैं आपके प्लास्टिक या बिंगम फ्लो। इसके अलावा जो वाटर है ये आपका न्यूटोनियन फ्लूइड का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों? न्यूटोनियन फ्लूइड का काम करता है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि ज्यादातर केस में जो आपके फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं वो आपके न्यूटोनियन आपका जो प्लास्टिक फ्लो शो करते हैं, सूडो प्लास्टिक पॉलीमेरिक सॉल्यूशन फ्लो करते हैं, और डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन आपका डायलेटेंट फ्लो शो करते हैं। चलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं इसमें, और जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टार्च, वाटर मिक्सचर, ट्रैक एंड सॉल्यूशन, वाटर किस तरह के फ्लो शो करते हैं। अब उसके बाद आता है दोस्तों एक हार्डी-सुलजे का क्वेश्चन। ये आपका कोलर्ट से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द सुलजे-हार्डे रूल। सुलजे-हार्डे रूल एक तरीके से कोएगुलेशन पावर को एक्सप्लेन करता है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, लेकिन किस तरीके से एक्सप्लेन करता है वो हम देखते हैं, ऑप्शंस के माध्यम से देखते हैं। कोएगुलेशन पावर ऑफ आयन डिक्रीज विद देयर वैलेंसी, कोएगुलेशन पावर आयन ऑफ इंक्रीज विद देयर वैलेंसी, या फिर अगर हम बात करें कोएगुलेशन पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैलेंसी, या कोएगुलेशन पावर इज हाईएस्ट फॉर द मोनोवैलेंट आयन। तो दोस्तों आपको बताता हूं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं कि यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रेसिपिटेशन पावर होती है वो उसकी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और वैलेंसी कैसे? जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतना ज्यादा प्रेसिपिटेशन पावर होगा। जैसे आपके पास एक्स वाई जेड 3 इलेक्ट्रोलाइट है, इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर +2 है, इसके ऊपर +3 है, तो सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन पावर जो होगी +3 वाले की होगी। उसी तरीके से अगर पी क्यू आर 3 इलेक्ट्रोलाइट है, इस पर -2 और इस पर -3, तो सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेटिव पावर जो होगी वो आर की होगी। तो इसलिए आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन पावर ऑफ आयन इंक्रीज विद देयर वैलेंसी। याद रखिएगा, ये पूरा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप फॉलो कर सकते हो। आपके दूसरे भी तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसको आपको आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इक्विपमेंट ऑपरेट ऑन द ठीक है ना, विच इक्विपमेंट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द कोलिजन या इंपैक्ट। तो यहां पर दोस्तों मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा अगर हम बात करें। ओके, चलिए 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। ठीक, तो यहां पर अगर देखें कि कोलिजन प्रिंसिपल पूछा गया है, क्या पूछा गया? कोलिजन प्रिंसिपल पूछा। कोलिजन मतलब इंपैक्ट और अट्रिशन दोनों होते हैं। तो इंपैक्ट और अट्रिशन जो होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं बॉल मिल में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना, और फ्लूइड एनर्जी में देखने के लिए मिलते हैं, फ्लूइड एनर्जी मिल में देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां पर अगर दोस्तों बात करें तो कटर मिल में कटिंग प्रिंसिपल होता है, फ्लूइड एनर्जी मिल में दोनों प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है ना। हेमर मिल में इंपैक्ट होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लूइड एनर्जी मिल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फ्लूइड एनर्जी मिल। तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक। चलिए, तो एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अब आते हैं, हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर अ हॉस्पिटल हैविंग द 200 बेड हॉस्पिटल। ये याद रखिएगा, यहाँ पर अलग अलग नंबर ऑफ 3, 5, 8, 10, 15 इस तरीके से फार्मासिस्ट होते हैं नंबर ऑफ बेड्स के ऊपर। 3 फार्मासिस्ट होते हैं आपके, अगर हम बात करें तो 50 बेड के हॉस्पिटल के लिए, 5 100 बेड के हॉस्पिटल के लिए, 8 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए, 10 आपके 300 बेड के हॉस्पिटल के लिए, और 15 आपके 500 बेड हॉस्पिटल के लिए फार्मासिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर बी इज द राइट आंसर। तो ये याद रखिएगा, ये नंबर ऑफ फार्मासिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुकुल सर की तरफ। सर यस बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार कोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेज 2 रिएक्शन।
जिसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पढ़ते हैं। अब ये बेसिक तो हम सबको पता ही होता है कि फेज 1 रिएक्शन जो होते हैं इसमें सिंपल सिंपल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, ये सारे रिएक्शंस इसमें आएंगे, जहाँ पे स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा नहीं होता है, और उसी के साथ साथ में एक छोटा सा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर दो, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, ऑक्सीजन ऐड कर दो, इसकी वजह से स्ट्रक्चर तुरंत हाइड्रोफिलिक बन जाता है और उसका एक्सक्रीशन पॉसिबल होता है। बट जब स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे उस टाइम पे किए जाते हैं कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। तो कॉन्जुगेशन में जहां पे एक बड़ा सा पोलर मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, जैसे कि ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन हो सकता है, सल्फेशन हो सकता है, एसिटाइलेशन हो सकता है, इनकी मदद से ये स्ट्रक्चर के साथ में, ड्रग के स्ट्रक्चर के साथ में डायरेक्टली अटैच कर दिया जाएगा, इसीलिए इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो ग्लूकोरोनिडेशन वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि ग्लूकोरोनिक एसिड ये जो होता है ये इसके अंदर हम जानते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, जिसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसके बाद में जो भी मॉलिक्यूल है उसका नया मेटाबोलाइट जो बनेगा ग्लूकोरोनेट कॉन्जुगेशन के साथ, वो बहुत ही ज्यादा वाटर सोल्यूबल होने की वजह से इजीली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार अमित सर का। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 26 पर को लेकर मैं फिर से हाजिर हूं, और ये असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जीपैट में बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। यहाँ पर टैबलेट डिफेक्ट का क्वेश्चन अगर हम बात करें, यहाँ पर डबल इंप्रेशन इज द टैबलेट डिफेक्ट दैट अकर्स ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड रोटेशन ऑफ पंचेस ड्यूरिंग कंप्रेशन। डबल इंप्रेशन में होता है क्या, बेसिकली टैबलेट पे के ऊपर कोई बाइस, जो उसका टैबलेट का जो बाइसेक्ट होता है, इस तरीके से अगर बात करें टैबलेट के बाइसेक्ट को, वो डबल टाइप से हो जाता है, या कुछ मोनोग्राम बना हुआ था वो डबल इंप्रेशन होता है, जैसे नंबर है कुछ किसी टाइप का, तो इस तरीके से हो जाता है, डबल इंप्रेशन हो जाता है। तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर अगर पंचेस, और ये किसके कारण होता है, जो अपर पंच जो होता है वो अगर मान लीजिए, नॉर्मली क्या होता है जब कंप्रेशन करते हैं, तो जब कंप्रेशन साइकिल कंप्लीट होने को होती है तो टैबलेट बाहर निकलने को होती है, तो अपर पंच ऊपर की तरफ जाता है। कई बार क्या होता है, अपर पंच ऊपर की तरफ न जाकर दोबारा से नीचे आ जाता है धड़ाम से एक बार, और तो डबल इंप्रेशन हो जाता है। तो असर्शन बिल्कुल सही है। तो डबल इंप्रेशन अकर्स बिकॉज ऑफ लोअर एंड अपर पंच रोटेट फ्रीली बिफोर फाइनल इजेक्शन कॉजिंग अ सेकंड और लाइटर इम्प्रिंट। तो ये आप बेसिकली अगर देखें तो अपर पंच के भी होता है, लेकिन लोअर पंच का भी इसमें फ्री एक तरीके से टरेट के डिफेक्ट के कारण ये ऐसा हो जाता है, कैम ट्रक के डिफेक्ट के कारण ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, और रीजन दोनों ही करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का। तो ये आंसर एकदम से ए एकदम से करेक्ट है। यहाँ पर आपकी कंसेप्ट और कंसेप्ट क्या यूज किया गया वो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम फिर से मुकुल सर के पास। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक बार बेसिक कंसेप्ट से ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो हम सबसे पहले एब्जॉर्प्शन में देखते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक में एडीएमई जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर एब्जॉर्प्शन के लिए कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले इस वर्ड के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई बार हड़बड़ी में हम क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ते हैं और उसके वजह से आते हुए भी हम गलत आंसर चूज कर लेते हैं। तो सबसे पहला ठंडे दिमाग से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट यह है कि इट इन्वॉल्व्स द स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन और एंजाइम इन द मेम्ब्रेन। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही, इसीलिए तो इसको कैरियर मीडिएटेड कहते हैं। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि ये पैसिव में आएगा कि एक्टिव में आएगा, तो ये दोनों में ही आता है, क्योंकि पैसिव के अंदर भी हम देखते हैं कि एंजाइम मीडिएटेड होता है और एक्टिव के अंदर भी हमें ये देखने के लिए मिलता है। बराबर। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इट कैन बी अ सैचुरेबल प्रोसेस ड्यू टू लिमिटेड कैरियर अवेलेबिलिटी। ये बिल्कुल सही बात होती है, इसीलिए इनिशियली जब तक कैरियर्स अवेलेबल है उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, बट जब सारे कैरियर सैचुरेट हो जाएंगे उसके बाद में वो प्लेट्यू फेज यानी कि एक सैचुरेबल फेज अटेंड कर लेता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही, यही मैं आपको बता रहा था। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो कि पैसिव डिफ्यूजन के अंदर देखा जा सकता है, और वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल या फिर जिनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है उनके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये अवेलेबल रहेंगे। दोनों के कैरियर्स हालांकि बिल्कुल अलग रहेंगे, बट मेथड या फिर प्रोसेस जो है ये बिल्कुल सेम रहती है। ऑल द ड्रग्स आर एब्जॉर्ब बाय कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। अब ये आता है गड़बड़ वाला पॉइंट, क्योंकि ऐसे कहीं पे भी स्टेटमेंट नहीं है कि सारे के सारे ड्रग्स इसी से एब्जॉर्ब होते हैं। इनफैक्ट आपको ये भी याद होगा कि जब भी ड्रग्स, कोई भी नया ड्रग डिजाइन किया जाता है उसकी एचएलबी वैल्यू के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है ताकि इसका एब्जॉर्प्शन हो सके। तो 90% ड्रग्स जो होते हैं ये पैसिव डिफ्यूजन से ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ना कि कैरियर मीडिएटेड से। तो ये यही ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने मिलेगा, इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये है केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन, तो हम जाते हैं पंकज सर के पास।
थैंक यू सो मच सर। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, और पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच एल्काइल हैलाइड शोस मैक्सिमम रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन। जब हम SN2 रिएक्शन की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक की बात करते हैं, अब मेरी आवाज आ रही है ना? जब हम बात करते हैं, यस सर, ओके। ओके चलिए SN2 की बात करते हैं, तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड आपसे पूछा है कि क्या ये मैक्सिमम रिएक्टिविटी शो करेगा, या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे, या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की, या फिर मिथाइल हैलाइड की। अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं, SN2 रिएक्शन के अंदर मेजर रोल प्ले करता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता चला जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मिथाइल हैलाइड, क्योंकि इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम फील होगा। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन SN2 एंड SN1 रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर। इन दोनों रिएक्शन में जो डिफरेंस होता है वो होता है आपके जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी स्ट्रेंथ का। अगर आप बात करते हो SN1 रिएक्शन की, तो वहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक होता है। SN2 रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से SN1 रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप के अंदर होती है, और SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप के अंदर होती है। SN1 रिएक्शन के अंदर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है जो कि एक इंटरमीडिएट होता है, लेकिन SN2 रिएक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंटरमीडिएट जो बनता है वो वहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्म में बनता है। राइट, इसलिए वो एक सिंगल स्टेप है। दैट मीन्स कि सर यहां पे अगर हम बात करें, बोथ SN2 SN1 आर 1 स्टेप रिएक्शन, नहीं। SN1 2 स्टेप, SN2 1 स्टेप। SN2 2 स्टेप, SN1 1 स्टेप, गलत है। SN2 इज 1 स्टेप एंड SN1 इज 2 स्टेप, यही सही है। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। अगले सवाल की अगर हम बात करेंगे यहां पर, टू डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी, टू डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी इज मेनली यूज्ड फॉर। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अलग अलग टाइप होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, उसके बाद होता है आपका सर्कुलर, टू डायमेंशनल, ये अलग अलग यहां पर टाइप होते हैं। टू डायमेंशनल जो होता है उसके अंदर कैसे करते हैं हम लोग, दिखाता हूं मैं आपको। पहले हम पेपर को ऐसे रखते हैं और यहां पर अपने स्पॉटिंग करते हैं सैंपल की, फिर इसको हम घुमा देते हैं 90 डिग्री और ये कुछ ऐसे दिखता है यहां पर, और जो हमारे सैंपल होते हैं वो इस तरीके से यहां पर सेपरेशन के लिए जाते हैं। इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसको हम परफॉर्म करते हैं ताकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स सैंपल है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, तो उसको बेहतर तरीके से हम सेपरेट कर सकें। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स इनटू डिस्टिंक्ट स्पॉट। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सवाल की, वो है इन TLC कंपाउंड्स हैविंग ग्रेटर अफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज विल ट्रेवल डैश, व्हाइल विद लेसर अफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज विल ट्रेवल। आपसे ये पूछा है कि अगर मान लो आपके पास स्टेशनरी फेज है, उस स्टेशनरी फेज में जो आप सैंपल लगा रहे हो, उस सैंपल के जो कंपोनेंट्स होंगे, उन कंपोनेंट्स की अगर अफिनिटी स्टेशनरी फेज के लिए ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो स्लोअर ट्रेवल करेगा या फास्टर ट्रेवल करेगा। स्टेशनरी फेज जो कि क्या होता है, इमोबिलाइज्ड होता है, एक जगह रहता है, उसके लिए किसी सैंपल की अगर अफिनिटी रहेगी, दैट मींस कि सर वो स्लोअर मूव करेगा। अगर अफिनिटी कम रहेगी स्टेशनरी फेज के लिए, मतलब कि मोबाइल फेज के लिए अफिनिटी ज्यादा होगी, यानी कि वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा। यानी कि सर जब अफिनिटी उसकी ग्रेटर है स्टेशनरी फेज के लिए तो वो फास्टर मूव करेगा, ठीक है, सॉरी ग्रेटर है अफिनिटी स्टेशनरी फेज के लिए तो स्लोअर मूव करेगा, और अगर उसकी लेसर है स्टेशनरी फेज के लिए तो वो फास्टर मूव करेगा। यानी पहला स्लोअर, दूसरा फास्टर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है यहां पे। क्लियर, चलिए उसके बाद, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटास एलम? फिटकरी जो होती है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं बात करूं आपसे, फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है सर? इट इज K2SO, अरे भाई K2SO4 डॉट 2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला, लेकिन हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे, KAlSO4 यहां पर ट्वाइस डॉट
12H2O, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, .12H2O Kl, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये होता है फिटकरी का फॉर्मूला जो कि एज ए एस्ट्रिंजेंट काम आता है ना। चलिए उसके बाद नेम द कंपाउंड दैट ब्रिंग अबाउट प्रोटीन प्रेसिपिटेशन और प्रोटीन कोगुलेशन। वो कौन से कंपाउंड होते हैं जिनकी वजह से प्रोटीन क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट्स, राइट। चलिए उसके बाद व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड एसिड बेस इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू द ओसवाल्ड थ्योरी। जब हम एसिड बेस इंडिकेटर थ्योरीज पढ़ते हैं, हमारे पास दो थ्योरीज होती हैं, एक ओसवाल्ड थ्योरी जिसको हम आयोनाइजेशन थ्योरी बोलते हैं, एक होती है हमारे पास रेजोनेंस थ्योरी जिसको हम क्यूनोनॉइड थ्योरी भी बोलते हैं, राइट। ओसवाल्ड थ्योरी के अंदर ये एक्सप्लेन किया गया था कि हमारे पास जो इंडिकेटर्स होते हैं वो या तो वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं, और जब भी वो दूसरे मीडियम में जाते हैं तो वो आयोनाइज हो जाते हैं, उसी को हमने आयोनाइजेशन थ्योरी का नाम दिया था। इसीलिए यहां पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि उसका प्रिंसिपल यही है कि अगर आपके पास वीक एसिड एक इंडिकेटर है जो कि वीक एसिड इन नेचर का है, तो ये कैसा रहेगा सर, ये एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम में अनआयनाइज्ड रहेगा और अनआयनाइज्ड फॉर्म के अंदर दूसरा कलर देगा, और ये बेसिक मीडियम के अंदर आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, वहां दूसरा कलर देगा। दैट इज द मेन रीजन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ इंडिकेटर और चेंज ऑफ कलर, है ना। चलिए उसके बाद अकॉर्डिंग टू द IUPAC लॉन्गेस्ट चेन रूल द फर्स्ट स्टेप इन नेमिंग एन एल्केन इज। जब भी आपको किसी एल्केन का नोमेनक्लेचर करना हो तो पहला स्टेप क्या होता है सर, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन, मेन चेन आइडेंटिफाई करनी होती है, वो सबसे पहला स्टेप होता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, यही सही है, यानी कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होती है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसको सेलेक्ट करना होता है, वही इसका सही आंसर है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 36 पर, नेक्स्ट फैकल्टीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री का। क्वेश्चन आपको दिया गया था टेट्रासाइक्लिन के ऊपर। टेट्रासाइक्लिन अंडरगोज एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन एट कार्बन 6 OH टू प्रोड्यूस व्हाट। तो पहले तो ये हम टेट्रासाइक्लिन्स हैं क्या, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जनरल स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ। ऐसी 4 रिंग्स आपको टेट्रासाइक्लिन में देखने को मिलती हैं, जिसमें OH डबल बॉन्ड O की अपना कार्बोनिल आता है, देन देयर इज अ OH एंड देन देयर इज अ कार्बोनिल, यस। और ये जो पोजीशन है यहाँ पर आपका रहता है अमाइड। अब बात करते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया पोजीशन 6 का। तो अगर मैं इसको नंबरिंग करूं तो यहां से हमारी नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दिस इज द पोजीशन 6 ऑफ टेट्रासाइक्लिन जिसके रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन था। तो यहाँ पर OH रहता है। इस OH की अगर एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन यहाँ पर हो तो क्या मिलेगा, तो क्लियर आंसर इसका आता है N-हाइड्रोटेट्रासाइक्लिन। तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। पीएच एंड कंडीशन डिपेंडेंट टेट्रासाइक्लिन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। तो अगर आपकी पोजीशन 4 पे, पोजीशन 4 कब अफेक्ट होगी, जब एपिमराइजेशन पोजीशन 4 पे होती है, जब पीएच 4 to 8 पे काम किया जाता है, तो आपको मिलता है एपीटेट्रासाइक्लिन। ये जो एपीटेट्रासाइक्लिन है इसकी टेट्रासाइक्लिन से जो एक्टिविटी है दैट विल बी डिक्रीज्ड। अब आते हैं एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें आपका प्रोडक्ट बनता है N-हाइड्रोटेट्रासाइक्लिन। पोजीशन 6 अफेक्टेड रहती है और जो आपको N-हाइड्रोटेट्रासाइक्लिन मिलता है दैट इज इनएक्टिव। उसके बाद बेस कैटालाइज्ड लैक्टोन फॉर्मेशन जब होगी तो आइसोटेट्रासाइक्लिन मिलेगा। पोजीशन कार्बन 6 और कार्बन 11 अफेक्टेड रहेंगे। एंड एक्टिविटी की बात करें तो जो कंपाउंड प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी इनएक्टिव। उसके बाद डीमिथाइलेशन या डिग्रेडेशन से आपको नॉट टेट्रासाइक्लिन मिलता है। पोजीशन अफेक्टेड इज C4 एंड कंपाउंड विल बी इनएक्टिव। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार कोलॉजी से है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया था विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिस्प्लैटिन इज करेक्ट। सिस्प्लैटिन जो कि एक वेल नोन एंटी
कैंसर ड्रग होता है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखा जाए तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के 4 स्टेटमेंट्स है, दैट इट इज अ प्यूरिन एनालॉग, इट बिलोंग्स टू नाइट्रोजन मस्टर्ड क्लास, इट इनहिबिट्स द ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन, या फिर इट फॉर्म्स द डीएनए क्रॉस लिंकिंग बाय हैविंग द N7 बाय बाइंडिंग विद द N7 ग्वानिन। सिस्प्लैटिन, जिसके बीच में प्लैटिनम कंपाउंड का प्रेजेंस होता है, वो स्पेसिफिकली डीएनए क्रॉस लिंकिंग के साथ में अपना इफेक्ट दिखाता है, राइट? यही मैकेनिज्म आपको भी पता होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा उसकी वजह से डीएनए का क्रॉस लिंकिंग हो जाता है, स्ट्रैंड ब्रेकडाउन हो जाता है, और जो कैंसरस सेल का मल्टीप्लिकेशन होने वाला था वहां पे अभी ये डीएनए क्रॉस लिंकिंग की वजह से सेल की डेथ हो जाती है। सो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी था वो था करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार केमिस्ट्री से। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिसिनल केमिस्ट्री से, नेचुरली अकरिंग पिलोकार्पिन। तो इसमें से कौन सी नेचुरली अकरिंग पिलोकार्पिन है? तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज 3s एंड 4r। तो ये जो आपकी पोजीशन है, दिस इज पोजीशन 3 एंड दिस इज पोजीशन 4 ऑफ पिलोकार्पिन। तो अगर हम बात करें नेचुरली अकरिंग जो आपकी पिलोकार्पिन है, तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिलोकार्पस जेबोरेंडी। नेचुरली अकरिंग फॉर्म जो इसकी रहती है वो 3rd पोजीशन पर s कॉन्फ़िगरेशन एंड 4 पे r। ये इमिडाजोल, दिस इमिडाजोल रिंग प्लस डाइहाइड्रोफ्यूरान रिंग, तो ये 2 रिंग्स इसके अंदर हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑप्टिमल मस्करिनिक कन्फर्मेशन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यू हैव टू सेलेक्ट करेक्ट सेट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स दैट बिलोंग टू प्यूरिन एनालॉग्स। तो प्यूरिन एनालॉग्स इसमें से कौन से हैं? करेक्ट आंसर है ए, दैट इज मरकैप्टोप्यूरिन, थायोग्वानिन, फ्लूडेराबीन। तो प्यूरिन की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो पोजीशन 1 एंड 3 के ऊपर पहले यहाँ नाइट्रोजन रहता है, दिस इज अ 6 मेंबर्ड रिंग दैट इज अटैच्ड टू अ 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन एटम। तो ऐसा जनरल जो रिंग है इसके अंदर प्यूरिन, उसके ऊपर वेरियस सब्स्टिट्यूशंस रहती हैं। तो कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो ये सारी जो ड्रग्स आपके पास हैं ये है एंटी मेटाबोलाइट एंटी कैंसर क्लास की ड्रग्स, जिसमें फोलिक एसिड एनालॉग्स हैं, मिथोट्रेक्सेट। ये तो चलो हमारा क्वेश्चन नहीं था, ये आपको इसलिए कि बाकी ऑप्शंस हमें क्लियर हो जाएं कि वो क्या है। प्यूरिन एनालॉग्स की बात करें तो मरकैप्टोप्यूरिन, थायोग्वानिन, फ्लूडेराबीन, क्लेड्रीबीन, क्लोफाराबीन एंड पेंटोस्टैटिन। तो ये हमारे प्यूरिन एनालॉग क्लास की ड्रग्स हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दिस एंटी मलेरियल कंटेन्स अ क्लोरीन एटम at the 7th position of the quinoline ring and belongs to the 4-aminoquinoline class। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, क्यूनीन, प्रोग्वानिल, क्लोरोक्वीन और आर्टिमिसिनिन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बड़ा क्लियरली डिफाइन किया गया है कि दिस एंटी मलेरियल कंटेन्स क्लोरीन एटम एट पोजीशन 7। तो क्लोरोक्वीन इसका आंसर है। 7th पोजीशन पर जो क्यूनोलिन रिंग है उसमें 7th पोजीशन पर वी हैव अ क्लोरीन। तो दिस इज अ क्यूनोलिन न्यूक्लियस। आप इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7th पोजीशन पर यू हैव अ क्लोरो। तो बाकी डिटेल भी आपको इसमें दी गई है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फिर से एक बार कोलॉजी से है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा ड्रग है जो यूरिडोपेनिसिलिन क्लास के साथ में बिलोंग करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑक्सासिलिन, पिप्रासिलिन, पेनिसिलिन जी एंड एम्पिसिलिन। अब जैसे हम पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसी में हम देखते हैं कि जो हमारा पिप्रासिलिन है ये स्पेसिफिकली यूरिडोपेनिसिलिन क्लास के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है। ये क्लासिफिकेशन है जिसमें आपको अच्छी तरीके से कौन सा ड्रग कौन से कैटेगरी से जुड़ता है ये सब कुछ क्लियरली देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्विनोलिन रिंग कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक। अब देखा जाए तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि हम कोलॉजी में भी ये ड्रग्स पढ़ते हैं तो कोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कंबाइंड क्वेश्चन ये जरूर हो सकता है। और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मतलब जहां पे डायरेक्टली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछने के लिए ऐसे ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ जिसके अंदर ये वाला रिंग प्रेजेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि कंबाइंड क्वेश्चंस में आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्विनोलिन रिंग कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक कौन सा है? प्रिलोकेन है, बेंजोकेन है, टेट्राकेन है या फिर डाइब्यूकेन है, जिसमें से डाइब्यूकेन डी आंसर ये सबसे सही आंसर है। कि इस प्रकार से कौन से डेरिवेटिव्स है, यहाँ पे हर चीज आपको अच्छी तरीके से दिया गया है। ईस्टर टाइप कौन सा है, क्विनोलिन टाइप कौन सा है और अमाइड एंड मिसलेनियस उसमें कौन से आते हैं।
राइट। तो इसके हिसाब से हमारा डाइब्यूकेन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट्रिमॉक्सोजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? देखा जाए तो सबसे इजीएस्ट और सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से एक आध क्वेश्चन आपके फाइनल जीपैट एग्जाम में भी आता है, या तो इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है ये पूछा जाता है, या फिर इनका सिनर्जिज्म क्यों होता है ये पूछा जाता है, या फिर इनका रेशियो भी पूछा जाता है कि क्या रेशियो में इनको एडमिनिस्टर किया जाएगा, तो प्लाज्मा में इनका क्या रेशियो आता है। तो कोट्रिमॉक्सोजोल को अच्छे से पढ़ के जाना। फिलहाल यहाँ पे बस कॉम्बिनेशन पूछा है, सल्फाडाइजिन प्लस ट्राइमिथोप्रिन, सल्फामिथॉक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिन, सल्फिसॉक्साजोल प्लस पायरिमिथामाइन, या फिर सल्फासेटामाइड प्लस ट्राइमिथोप्रिम। तो हम सब जानते हैं कोट्रिमॉक्सोजोल, स्पेसिफिकली ऑप्शन नंबर बी सल्फामिथॉक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम, वन ऑफ द बेस्ट हम कह सकते हैं सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन, जो कि सीक्वेंशियल ब्लॉकेड ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस के लिए मदद करता है। तो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट हमें बहुत अच्छे तरीके से, स्पेसिफिकली बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट जो है ये देखने के लिए मिलेगा। तो जितने हमारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, न्यूमोसिस्टिस हो गया, निमोनिया हो गया, इन सब के ट्रीटमेंट में ये ड्रग जो है वो ये कॉम्बिनेशन बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से एक बार जाते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टेक्निक फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोसिस करना है तो उसके लिए कौन सा आप टेस्ट यूज करते हो? विडाल टेस्ट दोस्तों टाइफाइड के लिए होता है, सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए, व्हील फेलिक्स टेस्ट रिकेट्सियल डिजीज के लिए होता है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि टीबी ट्यूबरकुलोसिस के लिए माउंटेक्स टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों ये आपका सॉल्यूशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं पंकज सर के पास। पंकज सर। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का, जिसके अंदर आपसे ये पूछा है सिंपल कि डैश इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ पायरिमिडीन मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन और पायरिमिडीन का मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर हम बात करें प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म की, तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड, बल्कि पायरिमिडीन का जो मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है अमोनिया, जो कि बाद में पंकज सर आपने माइक नहीं लगाया। हाँ जी, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन की, डैश इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ पायरिमिडीन मेटाबॉलिज्म। अगर हम यहाँ बात करेंगे प्यूरिन और पायरिमिडीन के मेटाबॉलिज्म की, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन मेटाबॉलिज्म की, प्यूरिन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड, और पायरिमिडीन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कन्वर्ट होता है CO2 और अमोनिया के अंदर, लेटर ऑन वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, और जो एंड प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो होता है आपका बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारिक एसिड और बीटा एनालिन दोनों होते हैं एक्चुअल में। ये दोनों का यहां पर सही ऑप्शन होना चाहिए था, यानी कि यहां पर होना चाहिए था बोथ ए एंड बी। अगर आपने ये लगाया है तो भी सही है, ये लगाया तो भी सही है, और जिस बच्चे को ये पता है कि ये दोनों आंसर हो सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 46। यस, 46 नंबर क्वेश्चन एक बार आता है एचएपी से। जैसे कि आप जानते हो एचएपी से 5 के आसपास क्वेश्चंस आ सकते हैं हर बार जीपैट में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे आंखों से रिलेटेड कि फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द आई कौन सा सीक्वेंस जो है ये परफेक्टली होता है? गैंग्लियोनिक सेल्स, फिर फोटोरिसेप्टर सेल्स, फिर बाइपोलर सेल्स। ऑप्शन बी है गैंग्लियोनिक सेल्स, फिर बाइपोलर सेल्स, फिर फोटोरिसेप्टर सेल। ऑप्शन सी है बाइपोलर सेल, फोटोरिसेप्टर सेल, या फिर गैंग्लियोनिक सेल्स। एंड ऑप्शन डी है फोटोरिसेप्टर सेल, गैंग्लियोनिक सेल एंड बाइपोलर सेल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये चीज इनसाइड टू आउटसाइड पूछा है, ये नहीं कि उल्टी डायरेक्शन में पूछा है कि बाहर की तरफ से अंदर जाएंगे आंख में अंदर तो बाहर से क्या सीक्वेंस है, अंदर से क्या सीक्वेंस, दोनों में सीक्वेंस बिल्कुल अलग होगा। जैसे कि सबसे बाहर रहते हैं हमारे फोटोरिसेप्टर सेल और सबसे अंदर जो रहते हैं वो होते हैं हमारे गैंग्लियोनिक सेल। तो गैंग्लियोनिक सेल, बीच में बाइपोलर सेल और फिर फोटोरिसेप्टर सेल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ये तीनों सेल्स कैसे कैसे रहते हैं? गैंग्लियोनिक सेल्स जो रहते हैं ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे जो भी सिग्नल रिसीव होगा उसके बेसिस पे, और वो इंफॉर्मेशन जो है ये ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचा दी जाती है, जब जाके हमें इमेज हमारे ब्रेन में क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट बाइपोलर सेल जो उसके पहले आता है, ये फोटोरिसेप्टर से मिलने वाले सिग्नल को पकड़ के उसको ट्रांसमिट कर देता है गैंग्लियोनिक सेल्स में, और फोटोरिसेप्टर, फोटो मतलब लाइट या फिर फोटोन, रिसेप्टर उसको रिसीव करने वाला लाइट सेंसिटिव सेल जो कि लाइट को डिटेक्ट करके उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम देखेंगे सबसे बाहर फोटोरिसेप्टर सेल है, जैसे अगर मैं आपको दिख रहा हूं तो यहां से निकलने वाली जो रेज है ये सबसे पहले आपके फोटोरिसेप्टर्स पे आ रही है, वहां से निकल के वो
बाइपोलर सेल पे जा रही है और वहां से ट्रांसमिट होकर गैंग्लियन में, जहां पे इसको इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट करके ऑप्टिक नर्व के जरिए आपके ब्रेन तक पहुंचा दिया जा रहा है। तो इसीलिए ये सीक्वेंस जो है अंदर से बाहर, गैंग्लियोनिक सेल पहले, फिर बाइपोलर सेल और फिर फोटोरिसेप्टर सेल, दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास अगर हम लोग चलते हैं। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ। बेसिकली आपसे ये पूछा है कि यहाँ जो 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा मोनोमर यूनिट होता है इनुलिन पॉलीमर का, राइट। और अगर मैं आपसे बात करूं इनुलिन का जो मोनोमर होता है वो होता है फ्रक्टोज, जो कि हमारे प्लांट्स में मिलता है, राइट। इनुलिन जो है वो पॉलीमर है दैट इज मेड अप ऑफ फ्रक्टोज एज अ मोनोमर, इसको हम फ्रक्टान बोलते हैं। तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, राइट। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने फ्यूचर स्टडीज के लिए। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 48। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार हमारा एचएपी से ही है, जहां पे रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। मार्क द करेक्ट कॉम्बिनेशंस विद रिस्पेक्ट टू पल्मोनरी कैपेसिटीज। हम सब जानते हैं जब हम लंग की कैपेसिटी की बात करते हैं तो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, जिसमें टाइडल वॉल्यूम हो सकता है, टोटल लंग कैपेसिटी हो सकता है, देन इसके अलावा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अलग अलग चीजें देखी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आईसी इक्वल्स टू टीवी प्लस आईआरवी, एफआरसी इक्वल्स टू आरवी प्लस ईआरवी, वीसी इक्वल्स टू टीएलसी प्लस आरवी, या फिर ईसी इक्वल्स टू टीवी प्लस ईआरवी। तो इसमें सबसे सही जवाब कौन सा रहेगा? सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि वीसी का मतलब है वाइटल कैपेसिटी, लंग की जो सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी होती है, टोटल लंग कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ये जो डेफिनेशन दी है ये इसमें से सबसे सही वाली डेफिनेशन है, क्योंकि हम जानते हैं वाइटल कैपेसिटी ये लंग की मैक्सिमम अमाउंट कैपेसिटी होती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6 लीटर्स के आसपास आता है। इसके बाद मैक्सिमम एयर जो कि लंग्स के अंदर फोर्स इनहेलेशन के बाद में पकड़ी जा सकती है, वो होता है टोटल लंग कैपेसिटी, जो अप्रोक्सीमेटली 4800 ml या फिर 4500 ml के आसपास होता है। और जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे, हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा लंग खाली हो जाए, उसके बाद भी जो अमाउंट लंग में रह जाती है, जो अप्रोक्सीमेटली 1100 ml के आसपास होता है, उसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो जो वाइटल कैपेसिटी है इन दोनों की टोटल है, कितनी एयर भर सकते हैं, कितनी एयर ऑलरेडी अंदर रह जाती है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि हमारा जो VC इक्वल्स टू TLC प्लस RV जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये भी हमारे एचएपी से ही जुड़ा हुआ है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से मैच करता है। सेक्रेटिन एंड कोलेसिस्टेकाइनिन जो होते हैं ये कहां से सेक्रेट होते हैं? ये दोनों ही डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम्स माने जाते हैं। डियोडिनम, पाइलोरिक रीजन, इलियम या फिर ईसोफेगस। अब डियोडिनम जहां से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, वहां पर ही हमें सेक्रेटिन एंड कोलेसिस्टेकाइनिन ये दोनों डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखने के लिए मिलते हैं। पाइलोरिक रीजन में अगर हम लोग बात करते हैं तो पाइलोरस के जस्ट पहले हमारे गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स एंड एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जहां से कुछ अलग यानी कि हमारा HCl सीक्रेट होते रहता है। जबकि कोलेसिस्टेकाइनिन एंड सेक्रेटिन जो मेजर क्वेश्चन है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना, ये इनका मेन काम होता है। अब देखो पेट में 1 to 2 pH का एसिड है, अगर वहां से खाना डाइजेस्ट होते होते कुछ एसिड डियोडिनम में आ गया, तो भाई डियोडिनम के पास में वो एक्स्ट्रा म्यूकस लेयर प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से एसिड से प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो डियोडिनल अल्सर होने की संभावना ज्यादा हो सकती है, बराबर। इसीलिए पाइलोरिक स्फिंक्टर भी रहेगा, जहां से एसिड को आगे परमिशन नहीं रहती। बट बाय चांस अगर फूड के साथ मिक्स होकर थोड़ा एसिड आता ही जाए, तो उसके लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पैनक्रियाटिक जूस के अंदर हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन या फिर सेक्रेटिन जो होता है ये प्रेजेंट होता हुआ हमें नजर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डोनर टू रिसिपिएंट बैक्टीरियम थ्रू द सेल कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट से कौन सा ट्रांसफरिंग होती है? देखिए सारी प्रोसेस है, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे कंजुगेशन हो, चाहे रिकॉम्बिनेशन हो, चाहे ट्रांसडक्शन हो, ये सारी प्रोसेस होती है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए बैक्टीरिया में। तो यहाँ पर हमें केवल क्वेश्चन में बता दिया गया कि डायरेक्टली सेल टू सेल कांटेक्ट से कौन सा होता है। तो डायरेक्टली सेल टू सेल कांटेक्ट
से आपका कंजुगेशन होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? कंजुगेशन। तो कंजुगेशन में जेनेटिक मटेरियल जो भी डीएनए होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ट्रांसफर होता है, और जेनेटिक मटेरियल आपका क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मिड होता है, जो कि स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होता है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस में ट्रांसफरिंग, इंटीग्रेशन और एक्सप्रेशन होता है ट्रांसजीन, इसमें होस्ट सेल में, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड या क्रोमोसोम के बीच में और न्यू जीन का बनना रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। और ट्रांसडक्शन में क्या कहलाता है कि बैक्टीरियोफेज की हेल्प से, बैक्टीरियोफेज की मदद से आपका जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या? ट्रांसडक्शन। तो ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये 50 क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से किए होंगे क्वेश्चन पेपर में, और आपका डेफिनेट सी बात है कि इसमें आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बूस्ट अप हुआ होगा। ये क्वेश्चंस हम कर सकते हैं और ये क्वेश्चन से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट पेपर के डिस्कशन में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।